मैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जोग्राफिकल सॉल्यूशंस में। इस वीडियो की शुरुआत मैं दुष्यंत कुमार द्वारा रचित कुछ लाइनों से करूंगा। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक गुरु के लिए सबसे खुशी का पल तब आता है जब उसको पता चलता है कि उसका कोई छात्र सफल हो गया है, उसने किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है। मेरे साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सत्यांश मिश्रा को। यह मेरे कॉलेज के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के एक बहुत ही होनहार और जिज्ञासु प्रवृत्ति के छात्र रहे हैं। इन्होंने पिछले वर्ष ही 2024 में एमए की परीक्षा पास की है और साथ ही यह मेरे द्वारा ऑनलाइन चलाए जा रहे ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए यूजीसी नेट गाइडेंस प्रोग्राम में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इन्होंने पिछले वर्ष जून 2024 की परीक्षा अपनी कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण नहीं दे पाई थी, लेकिन आपको बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष दिसंबर 2024 की यूजीसी नेट की परीक्षा इन्होंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट से पास कर ली है। कल ही रिज़ल्ट आया है और आज सुबह ही इन्होंने यह खुशखबरी मुझको बताई। सत्यांश, तुमको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं, तुमको भी और इवन तुम्हारे पेरेंट्स को भी। पिछले वर्ष, हाँ, खुश रहो खुश रहो। पिछले वर्ष जब जून 2024 में तुम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे तो मेरे को काफ़ी नाराज़गी हो गई थी, लेकिन इस बार मुझको तुमसे काफ़ी उम्मीद थी। कोई बात नहीं, बहुत कुछ लेट नहीं हुआ है। पिछले साल ही आपने एमए की परीक्षा पास की है और आपने इस बार नेट एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। किसी तरीके से जेआरएफ नहीं हो पाया है तो अगले बार जेआरएफ भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, ख़ास तौर से मेरे लिए, क्योंकि मैं तुमको पिछले 2 सालों से जान रहा हूँ और जिस तरीके का अटैचमेंट मेरा तुम्हारे साथ है और जिस तरीके के क्वेश्चंस तुम मुझसे हमेशा पूछते रहे हो, व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज दिया और फिर मैं उसका आंसर ढूंढने में लग जाता था, मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो सत्यांश, आज तुमको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो? अपने मन की भावनाओं को कुछ व्यक्त करो। सबसे पहले तो सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने माता पिता को, भाई को और अपने मित्रों को जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरी इस सफलता में सहयोग दिया है। और मैं सबसे अधिक धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ क्योंकि आपकी शिक्षण शैली ने और आपके मार्गदर्शन ने मुझे इस सफलता को प्राप्त करने में काफी मदद की है। इसके लिए रामायण की कुछ लाइनें मुझे याद आती है कि बिन गुरु भवनि दिता रही न कोई, जो बिरंचि शंकर सम हुई, कि बिना गुरु के कोई भी भवसागर पार नहीं कर सकता, चाहे वो ब्रह्मा जी और शंकर के समान ही क्यों न हो। तो मैं आपके लिए हमेशा कृतज्ञ रहूंगा और आप हमारे प्रेरणा स्रोत रहेंगे। और आपकी शिक्षण शैली के कारण ही मुझे इस विषय में रुचि उत्पन्न हुई है और मैं आगे इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना चाहता हूँ। तो आगे की क्या प्लानिंग है? मैं सर प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। तो अब चूंकि मेरा नेट क्वालिफाई हो गया है, मैं नेक्स्ट ईयर तो जेआरएफ के लिए अप्लाई करूंगा, लेकिन अगर बीच में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो मैं उसको जरूर फिल करूंगा। नहीं, मेरा सपना है कि मैं भी आपकी तरह हजारों छात्रों को एक अच्छी शिक्षण शैली के साथ विषय वस्तु की गहरी जानकारी प्रदत्त कर सकूं। नहीं, चलो, बहुत अच्छे इरादे हैं तुम्हारे। और मैं तो कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स से कि भाई, अगर आप एमए कर रहे हैं तो एमए करने का या पीजी करने का कोई उद्देश्य होना चाहिए। सिर्फ ऐसा ही ना हो कि बस एमए में एडमिशन ले लिया है और बस एग्ज़ाम दे देना है, डिग्री ले लेनी है, तो कोई मकसद नहीं रहेगा उसका। मैं हमेशा से अपने छात्रों को प्रोत्साहित करता हूँ कि आप कुछ भी तैयारी ज़रूर करें। ये जो 2 साल मिल रहे हैं पीजी के दौरान, ये बर्बाद नहीं होने चाहिए। इसमें कुछ ना कुछ सीख लो। और मैंने तुमको भी देखा तो तुमको भी प्रेरित किया और उसका फ़ायदा मिला। भले ही अपीयरिंग में नहीं हो पाया, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई थी, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ बिल्कुल भी देर नहीं हुई है और आगे भी जेआरएफ की तैयारी करो। और आगे अब बहुत से दरवाजे खुल गए हैं। राजस्थान में भी देखो, हरियाणा में,
उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की तमाम वैकेंसीज़ आती हैं और अगला टारगेट यही होना चाहिए कि 1 साल के अंदर या 2 साल में जेआरएफ निकले निकले ना निकले कोई प्रॉब्लम नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं ना कहीं बन जाओ। तैयारी करिए और लगभग 1 साल मेहनत करने के बाद 1 साल बाद फिर से वैकेंसीज़ की भरमार रहेगी और जिस तरीके से इधर नेट की परीक्षा क्वालिफाई कर ली है उसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी क्लियर कर लो। और मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम एक लेबोरियस स्टूडेंट हो। जी सर, आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से मैं नहीं, इस उपलब्धि को भी प्राप्त करूंगा। मेरा मार्गदर्शन तो हमेशा ही रहेगा। जी अच्छा सर, बहुत फायदे की सर, आपने कभी भी कोई भी दिक्कत होती थी तो मैं आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता था। एक बॉन्ड जो होता है जिसमें बिना हेजिटेशन के एक स्टूडेंट अपने टीचर से कुछ पूछ सके, तभी वो उस विषय वस्तु की गहरी समझ प्राप्त कर सकता है। और भगवान की कृपा से आप मेरे जीवन में भगवान के रूप में ही आए। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। अच्छा, इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की है? कुछ बताना चाहो, जो भी इस वीडियोस को देखने वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं तो उनको कुछ गाइड करो ताकि वो भी एमए में अपेयरिंग में ही यूजीसी नेट की परीक्षा को क्वालिफाई कर सकें। जी सर, जैसा कि सभी स्टूडेंट्स की तरह ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी करूं, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी थी नहीं। तो चूंकि आपके माध्यम से ही यह जानने को मिला कि इस परीक्षा को समय पे उत्तीर्ण कर लेना कितना जरूरी है, और इसको जानने के बाद आपकी शिक्षण शैली से मैं इतना प्रभावित हुआ, तो इस परीक्षा के विषय में मैंने और अधिक खोजा। और जानने के बाद मैंने कुछ गलतियां की थी पहले की, जिस वजह से थोड़ा संशय हो गया था कि होगा कि नहीं। तो मैं वो बताना चाहूंगा कि उनको हटाकर कैसे लोग प्रथम अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे मैंने रिवीजन थोड़ा कम किया था, तो आप पढ़िए, एक बार कम से कम पूरा सिलेबस जरूर पढ़िए, वो बहुत जरूरी होता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेबस पूरा करने के लिए आप पढ़ रहे हैं, उसको ध्यान से पढ़िए। और रिवीजन बहुत जरूरी होता है। आप 10 सोर्स के पास पीछे मत भागिए। अगर आपके पास एक सोर्स है, आप उसको मल्टीपल टाइम पढ़िए। हम लोग क्या करते हैं, जैसे दूसरे साइड से कुछ मिल रहा है, दूसरे साइड से कुछ, हाँ इसमें भी जुड़ जाते हैं, हमारा मन है तो भटकता रहता है कि यहाँ से भी कुछ ले लेते हैं, यहाँ से भी कुछ ले लेते हैं। और यही हम लोग गलती कर जाते हैं कि अगर हम हर जगह से लेते रहेंगे तो हमारा आउटपुट कैसे निकलेगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि किसी एक टॉपिक पर 100 किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक किताब से उस टॉपिक को 100 बार पढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर। मतलब मैं तुम्हारी बात का जो सारांश है वो ये है। ठीक है, हाँ, और क्या कहना चाहते हो? दूसरी बात ये है कि आपने यदि कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है या पढ़ा है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप PYQ जरूर लगाइए। पर डे आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको इतने PYQ लगाने ही हैं। और आप ट्राई करिए कि आप ऐसी PYQ मत लगाइए जिसमें सिर्फ क्वेश्चन के बाद आंसर दिया हो। आप ऐसे PYQ की तरफ जाइए जहां पर एक्सप्लेनेशन भी हो, क्योंकि आप वो एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और वो 4 क्वेश्चन आपके तैयार करवाएगा। अगर आप सिर्फ डायरेक्ट आंसर की तरफ जाते हैं तो फिर ना आपको ये पता चलेगा कि वो आंसर कैसे सही हुआ, ना अदर ऑप्शंस के बारे में जानकारी मिलेगी। तो PYQ इतना जरूरी है कि मेरे कुछ पोर्शंस तो ऐसे सही हो गए, मैंने कभी कवर भी नहीं किया था और डर था कि ये कहीं गलत ना हो जाए, लेकिन सिर्फ PYQ की बदौलत ही वो क्वेश्चंस मेरे सही हो गए। और इतना कॉन्फिडेंस था कि वो मैंने क्वेश्चन देखते ही डायरेक्ट, मैं आंसर मुझे पता था, मैंने उसमें से ऑप्शन चुनते डायरेक्ट आंसर चेक किया। अच्छा, जो मेरे द्वारा ऑनलाइन जो गाइडेंस प्रोग्राम चलाया जाता है उसके बारे में क्या अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहोगे? वो सर मेरे लिए इतना ज्यादा हेल्पफुल रहा कि एग्जाम टाइम जब आ गया, मैंने वो नोट्स तैयारी, मतलब इसकी तैयारी जब स्टार्ट की थी, तो स्टार्टिंग में जो आपने पढ़ाया था, मुझे मेरी गलतियों की वजह से या मेरी लापरवाही की वजह से रिवीजन का मौका नहीं मिला, लेकिन वो इतना सॉलिड एंड डिटेल्ड था कि उसी नॉलेज के बेसिस पर मैंने इसके क्वेश्चन सही किए। हम्म। मतलब एक बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, डिटेल्ड पढ़िए। आपको वहां पर अगर हो सकता है, क्योंकि टाइम 3 से 4 महीने का टाइम होता है, क्योंकि कभी बीमार पड़ गए आप, घर में कोई अकेजन हो गया या किसी कारण से आप नहीं पढ़ पाए, तो ले देकर आपके पास 100 से 120 दिन बचते हैं। वो ये
अलग बात है 6-6 महीने पे एग्जाम होता है, लेकिन आप राउंड फिगर जाकर देखेंगे तो 3-4 महीने ही आपके पास होते हैं। हाँ, नहीं सही तो बात है। आप ऐसा पढ़िए कि अगर उतने समय में आपको रिवीजन का मौका नहीं मिलता है तो आपका नॉलेज इतना स्ट्रांग हो कि वहां पर जाकर आप जो क्वेश्चंस आए हैं उनको डायरेक्ट आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके दिमाग में वो आंसर निकले। हम्म। और आपके शिक्षण शैली में एक चीज मुझे ये अच्छी लगती है कि आप पिक्टोरियल चीजों का ज्यादा यूज करते हैं, जिससे चीजें काफी लंबे समय तक याद रहती है। जैसे अगर हम कलरफुल चीजें देखते हैं और अम, तब उसको याद रखने की कोशिश करते हैं तो वो हमें आसानी से याद हो जाता है। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में पूरा कंटेंट लिखा हुआ है पेज में, कहीं कोई फिगर नहीं है, फ्लो चार्ट नहीं है, तो अब पूरा का पूरा कंटेंट तो याद नहीं कर सकते। इसके लिए फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स, इस सब की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, जो कि आपके इस कोचिंग प्रोग्राम से हमें मिली और इसने बहुत ही ज्यादा सहायता की मेरी इस एग्जाम को उत्तीर्ण करने में। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ने में और ऑफलाइन पढ़ने में क्या कुछ डिफरेंसेस नज़र आते हैं? सर, इसका सबका अपना अलग पर्सपेक्टिव होता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं ऑनलाइन की तरफ ज्यादा जाता हूँ। उसके 2-3 कारण है। पहला, आप आने जाने में आपका जो समय लगेगा वो बच जाता है। और सेकंड कि आप घर पर कभी भी बैठकर किसी भी टाइम आप पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अब जैसे शाम को अगर कहीं कोचिंग 8 से 9 चल रही है, आप किसी ऐसे रिमोट एरिया में रहते हैं कि जहां मेन मार्केट तक आपकी एक्सेस नहीं है, गुड ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो आप वहां पर जाकर ऑफलाइन नहीं पढ़ पाएंगे। और आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आपको मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि जैसे नहीं मिल रही है कोई बुक, आपके पास अगर ऑनलाइन पीडीएफ है तो आप उसको ओपन करके देख लिए। अब बुक नहीं है तो आप इस जिद पर अड़े रहे, नहीं मैं मार्केट जाऊंगा, बुक लेकर आऊंगा तभी पढ़ूंगा। तो रिजिडिटी से तो पढ़ाई नहीं होती है। हम दोनों को मैनेज कर कर चलेंगे तो हमें बेस्ट आउटपुट मिलेगा। तो मैं ऑनलाइन ज्यादा प्रेफर करता हूँ। हाँ, ऑफलाइन के भी कुछ अच्छे फायदे हैं। कुछ फायदे हैं इसके कि जैसे उसमें लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ हम कंपटीशन कर रहे हैं, तो हमारा कंपटीशन किसके साथ है। लेकिन ये मेरे केस में थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि अगर मुझे ये बताने वाला होगा ही नहीं कोई कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। जब कोई ये बात, अगर लोगों को लगता है कि किसी की बात प्रभाव नहीं डालती है, बातों का बहुत ज्यादा महत्व होता है, ये मैं अपने लाइफ में मानता हूँ। अगर कोई आपका दोस्त हो, आपके माता पिता हो, आपका कोई टीचर हो, अगर वो आपके मन में अच्छी बात डाल रहा है, वो डेफिनेटली आपको आपके लाइफ में हेल्पफुल ही होगी। और कहीं पर आपको इसके अपोजिट कोई पर्सन मिल गया जो कह दिया कि तुम नहीं कर पाओगे, तो वहां पर ये हो जाता है कि वो चीज हम कर सकते थे। उस समय तो लगा कि इसकी बात का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाद में वो बात अगर हमारे कॉन्शियस माइंड में चली गई, तब फिर ये होता है कि हाँ अगला व्यक्ति सही कह रहा था, इतने लोग नहीं कर पा रहे हैं तो हम कैसे कर हाँ पाएंगे। हाँ हाँ। और जब ये कोई कहने वाला ही नहीं रहेगा तो हमारे पास पोटेंशियल भी है, हम कर भी सकते हैं, तो अब बेहतर हो कि उस बात को जब सुने ही नहीं। हमें हमारी कमजोरी पता है कि वो बात प्रभावित कर रही है, तो इसीलिए मैं ऑनलाइन प्रेफर करता हूँ कि डायरेक्ट टीचर के कांटेक्ट में रहें। कभी भी डिसअपॉइंट हो तो उनसे डायरेक्ट बात हो जाए, वो हमें प्रोत्साहित करें, क्योंकि ऐसे समय में बहुत जरूरी होता है कि हम पॉजिटिव लोगों से घिरे रहें। क्योंकि हर अगला पर्सन आपको कहेगा नहीं नहीं, एक बार में किसी का नहीं होता, ऐसा नहीं है, जरूर होता है, लेकिन आपको भगवान की कृपा से सही व्यक्ति मिल जाए सही समय पर, जैसे कि मुझे आप मिल गए। नहीं, चलो ठीक है, कोई नहीं। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्टूडेंट सिंसियर है जी सर, तो फिर उसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई मायने नहीं रखता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर 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 स्टूडेंट का मकसद ये है कि वो टीचर से क्या प्राप्त करना चाहता है, जी जी सर, तो फिर ऑनलाइन ऑफलाइन कोई मतलब नहीं है। तो हो सकता है कि वो एक फ़ोन कॉल पर ही कॉन्सेप्ट को समझ जाए, बिल्कुल, है ना, अगर वो समझना चाहता है तो, अगर वो सिंसियर है तो। जी जी जैसे मुझे एक बात याद आती है कि एकलव्य को द्रोणाचार्य जी ने पढ़ाया नहीं था। जी जी सर, उन्होंने द्रोणाचार्य की एक 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 मूर्ति बना ली प्रतिमा थी। बनाकर, जी तो प्रतिमा बनाने का मतलब है कि द्रोणाचार्य जी उस प्रतिमा के माध्यम से उसे कुछ बताते नहीं थे, जी लेकिन उसके अंदर सीखने की लालसा थी, तो उसने गुरु की एक प्रतिमा ही बना ली, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन, एक अलग ही ट्रेंड बना लिया। और जी गुरु के सम्मुख गुरु की प्रतिमा के सामने उसने अपनी प्रैक्टिस की और विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बन गया था। तो जी जी सर, अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो ऑफलाइन और ऑनलाइन कोई मुद्दा है ही नहीं।
एक बिल्कुल, फोन, सीखने वाला हाँ कहीं से भी सीख सकता हाँ, है। एक एक फोन कॉल पर भी वो सीख जाएगा। जी सर। हाँ, आवश्यकता है कि कोई ऐसा टीचर मिल जाए कि उसकी सारी क्वेरीज को ख़त्म कर दे। जी। बस बात ये है। तो जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हो? मैं सर यही संदेश देना चाहूंगा कि मन हमारा चंचल है। हम जितने अधिक सोर्सेस को देखेंगे, हमारा मन ये कहेगा कि नहीं नहीं, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। हम सबको कलेक्ट करना चाहेंगे, और आप जितना अधिक कलेक्ट कर रहे हैं, आप समझ जाइए कि आप रॉन्ग रूट पर हैं। आप कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। आपको डेप्थ में जाना है, लेकिन एक ही चीज की इतनी डेप्थ में नहीं जाना है। उसके लिए आप ये एग्जाम क्वालिफाई करिए, पीएचडी करिए, उस पर आपको ये मौका जरूर मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले हमें जरूरी है कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करें। तो हमारा मन कितना भी कहे, हमें मन को नियंत्रित करते हुए एक सोर्स पर भरोसा करना है, जिससे हम पढ़ रहे हैं उस पर भरोसा करना है कि अगर सामने वाला बैठ के कुछ पढ़ा रहा है तो डेफिनेटली वो हमसे ज्यादा जान रहा है, और क्या सही है वो हमें बता रहा है, ना कि हम क्या क्या जानना चाहते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में इतना नॉलेज है, अगर पूरी लाइफ में कोई उसको नहीं कलेक्ट कर सकता। तो हमें सारी चीजों के पीछे भागना नहीं है। और ये मेरे साथ बहुत बार होता था। मैं बार बार मन को कंट्रोल लाऊं, इधर करूं, लेकिन बार बार होता था कि नहीं, यहाँ से भी पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। ये बहुत जरूरी होता है। और दूसरा, कभी कभी ये मन में आता है कि ये चैप्टर तो अभी नहीं किया है, तो इसकी क्यूआईक्यू कैसे सॉल्व करें। अगर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस नहीं सही हुए तो फिर थोड़ा डिसअपॉइंटनेस होगा। तो ये सब हमें सोचना ही नहीं है। हमें आए या फिर ना आए, फिर भी हमें पीवाईक्यू डेली करना है। डेली आप करेंगे, ये उस समय आपको प्रोडक्टिव ना लगे, लेकिन एग्जाम टाइम पे आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि ये कितना यूजफुल था। नहीं, पीवाईक्यू तो खैर बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं और जिस जी सोर्स से पढ़ रहे हैं, दोनों ही ऑथेंटिक होने चाहिए। जी जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर सोर्स भी ऑथेंटिक है, टीचर भी ऑथेंटिक है, फिर भी अगर अपन को विश्वास नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? तो हम भटकते रहेंगे। आज की डेट में अगर यूट्यूब पर देखा जाए तो किसी एक टॉपिक के लिए कम से कम 1000 टीचर अवेलेबल है, उसने 1000 वीडियो बना रखा है। अब हम बिल्कुल। विश्वास किस पे करें? सबसे आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या यही है कि यूट्यूब पर और जो ऐप्स के माध्यम से जो लोग पढ़ाने वाले हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। जी जी। बेस्ट टीचर्स हैं, सभी अच्छे टीचर्स हैं, कोई भी अगर पढ़ा रहा है तो अच्छा पढ़ा रहा है। सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट के साथ है कि वो विश्वास करे तो किस पे करे। स्टूडेंट बहुत अधिक भटका हुआ है, मोटिवेशन की भरमार है। हर रील खोलिए तो मोटिवेशन से लगता है कि आज हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमाका कर देंगे, लेकिन विश्वास की कमी है और डिसिप्लिन की कमी है। तो विश्वास आप अपने जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उस पर भी करें, जिन ऑथेंटिक सोर्सेस पर विश्वास करें, और सबसे ज़्यादा विश्वास अपने आप पर करना है। रही ऑथेंटिसिटी की बात, तो इसके लिए तो सिलेबस एक बार पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि कौन सा टीचर हमें सही पढ़ा रहा है और कौन सा टीचर हमें गुमराह कर रहा है। और हम जैसे टीचर एक स्पार्क की तरीके से होता है कि कहीं अगर हम स्टक हो रहे हैं तो वहां से वो हमें निकालने में मदद करेगा। और हमें, हमारे लिए हमारी सबसे बड़ी मित्र, गुरु, जो भी कहें, वो हमारी बुक्स होती हैं। हाँ हम ऑथेंटिक बुक की तरफ जाएं। ये नहीं कि मार्केट में ये बुक है, इसका कवर पेज अच्छा है और इसकी पेज की क्वालिटी अच्छी है, उससे मैटर नहीं करेगा। उसका कंटेंट कितना अच्छा है ये मैटर करेगा। तो जो बुक ऑथेंटिक है, हमें उसकी तरफ जाना है, हर बुक की तरफ नहीं जाना है। हाँ और सोशल मीडिया से बिल्कुल भी दूर रहना है। मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान क्या किया कि मैंने भैया से हेल्प ली, और यूट्यूब पे रील्स में बहुत देखता था स्टार्टिंग में, जो के लिए मेरे लिए बहुत बड़ी आज की प्रॉब्लम डेट में थी। ये बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। जी सर। वहां पर इतने बड़े बड़े इंजीनियर बैठे हैं जो सिर्फ यही सोचते हैं कि लोगों के दिमाग को हैक कैसे करें। हाँ उसके लिए उन्होंने रील बनाई है, आप उसको स्क्रॉल करते जाइए, वो लिमिटलेस है। तो उसमें सेटिंग होती है एक, आप जाके उसको ऑफ कर सकते हैं। अभी मैं जब भी यूट्यूब ओपन करता हूँ कुछ भी नहीं आता, मैं जब तक कुछ सर्च नहीं करूंगा उस पर कुछ भी नहीं शो होगा। नहीं नहीं, अच्छा है। सेकंड थिंग कि आपको कम से कम सोशल मीडिया पे, इवन व्हाट्सएप वगैरह पे भी मैं आपसे अगर कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया, या फिर मेरा एक फ्रेंड है गुलशन, उससे मैं कुछ इसी स्टडी को लेके बात कर लेता था। अदरवाइज सोशल मीडिया पे कोई चैटिंग नहीं करनी है, ना ही यूट्यूब की तरफ जाना। मन करेगा
आपको जिस पे कंट्रोल नहीं हो रहा है वो एप्लीकेशन आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि आपको ही ये चीज करना पड़ेगा, कोई आपके लिए नहीं करेगा। सर जैसे आपने मुझे बता दिया और मैं वो चीजें करूं ही ना, तो इसमें मेरा ही नुकसान होगा। हाँ, सबसे अब बड़ी बात यह है अगर कि मैं करना ही नहीं चाहूंगा तो फिर मुझे विश्वास कैसे सफलता विश्वास यही है ना। अगर कोई स्टूडेंट अपने टीचर पर भरोसा करता है, भरोसा करने का मतलब ये है कि अगर गुरु ने ये कह दिया तो फिर तो यही करना करना है है। हम। बस बात ये बिल्कुल। है। और भरोसे जी के जी। लिए कुछ और नहीं होता है। बस टीचर ने कह दिया कि भी अभी रील्स से दूर रहना है, यूट्यूब से दूर रहना है, और अच्छे अच्छे फ्रेंड सर्किल में रहना है। अगर जी टीचर की ये आपने, बहुत जरूरी है। हाँ, पॉजिटिव एटीट्यूड्स के लोगों के साथ ही रहना है, और हमेशा पढ़ने की ही बातें करनी है, इधर उधर की कोई जी भी बात नहीं करनी है। ये हर टीचर समझाता है, लेकिन जी। हम भरोसा नहीं करते। समस्या तो यहाँ पर आ रही है, हर कोई यही समझा रहा है, लेकिन हम इसका भरोसा नहीं सर करते सबसे हैं। बड़ा रीजन मुझे लगता है कि आजकल जैसे सोशल मीडिया का यूज बढ़ गया है, तो उस पे लोग कोट्स लिख कर डाल देते हैं, जैसे पोस्टर बना दिया उस पे कोट्स। तो लोगों को लगता है कि पढ़ पढ़कर हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो है उनसे ज्यादा नॉलेजेबल हम हो गए हैं। हम्म। तो ये भाव जब तक अंदर रहेगा ना, तब तक हम सामने वाले से कुछ भी नहीं सीख सकते। वो हाँ। कितना भी अच्छा बताएगा ना, मन में यही होता है कि चलिए चलिए बता रहे, हमारा तो हो जाएगा। हम्म। और जब तक ये भाव रहेगा आप लाइफ में बिलीव में कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए जरूरी है कि सामने वाला कुछ नहीं तो वो एक्सपीरियंस है, वो कुछ कह रहा है तो किसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा है। हाँ। तो नहीं। उसकी बात हमें माननी पड़ेगी अगर हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ को चेंज करना चाहते हैं तो। हम्म। नहीं तो आप जैसे, अब एक ग्रुप है उसमें कुछ लड़कों ने ये बात मानी और कुछ ने नहीं मानी, तो जब आपके मित्र आपसे आगे निकल जाएंगे फिर आपको लगेगा कि नहीं हमें भी मान लेनी थी। तो वो टाइम तब तक बीत चुका होता, वो टाइम दूसरा वापस नहीं आएगा। इसमें भी देखिए भूगोल का टाइम का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि टाइम का कितना बड़ा रोल है, वो धीरे धीरे इरोड कर देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। नहीं, मुझे मुझे बहुत चिंता थी तुम्हारी कि कम से कम एक सीढ़ी तुमको मैं आगे चढ़ा दूं, क्योंकि मुझे याद आ रहा है CUET के लिए मैंने तुमसे कहा था कि बाहर चले जाओ, और तुम जी जाने जी। वाले भी थे। और फिर तुमने बहुत प्रयास भी किया, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण तुम नहीं गए, और उसके बाद फिर तुम लौट के यहाँ आए, एडमिशन तुमने लिया। और तब से मैं बड़ा परेशान था कि लड़का अच्छा है और इसका एडमिशन बाहर नहीं हो पाया, और मैंने तुमको काफ़ी प्रेरित भी किया, और तुमने मुझ पर विश्वास दिखाया, और उसका परिणाम आज तुम्हारे सामने है और सभी के सामने है। बेशक सर, मैं भगवान की कृपा मानता हूँ कि स्टार्टिंग में तो मुझे थोड़ा दुख हुआ कि नहीं जा पाया, लेकिन भगवान ही होता है ना कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। हो सकता है कि मैं वहां पे चला जाता, बेहतर कंटेंट भी मुझे मिल जाता, लेकिन मार्गदर्शक बेहतर मिले तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हाँ, तो ये बात भी भगवान की नहीं। इच्छा थी कि ये चीजें हो कंटेंट तो जाए, दुनिया इसलिए में मैं यहाँ पे रोका। कंटेंट तो दुनिया में भरा पड़ा है, कितना कंटेंट जी चाहिए। जी सर। लेकिन आपको सुनना किसका है, और ये किस जरूरी किस है। पर किस पर विश्वास करना है, ये आप ही ढूंढ पाएंगे। जी जी। और हाँ। सर इसमें बहुत टाइम लगता है। मैं मतलब प्रभु की इतनी ज्यादा कृपा मानता हूँ। मुझे सुंदरकांड की एक लाइन याद आती है कि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के अच्छे लोग आपके जीवन में आ ही नहीं सकते। नहीं नहीं, तो ये बात तो है। आपको सात्विक विचार रखने होंगे, भगवान पर, अच्छे व्यक्तियों पर जो भगवान की दया से आपको मिल रहे हैं भरोसा करना होगा। और आप जितना जल्दी भरोसा कर लेंगे उतना जल्दी चीजें आपको मिलने लगेंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। और एक बार फिर से तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तुमको मोटिवेट करने के लिए मैं एक शेर सुनाते हुए इस वार्ता का अंत करना चाहूँगा कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तौलना आसमान बाकी है। प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर। ही जल्दी मैं चाहता हूं कि बहुत ही जल्दी दूसरा इंटरव्यू करें JRF के जी लिए, और तीसरा इंटरव्यू करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए।